फाइनेंस एक्ट के बारे में बात करते हैं कि फाइनेंस एक्ट क्या होता है। हम सबने सुना है कि फेब में बजट आता है और बजट में हमारे नए टैक्स रेट आ जाते हैं इनकम टैक्स के। तो हर साल फाइनेंस मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो फाइनेंस बिल बजट सेशन में लाते हैं और ये दोनों हाउस जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ से पास होना होता है। उसके बाद प्रेसिडेंट जब इसको अप्रूव करके साइन करते हैं तो ये फाइनेंस एक्ट बनता है। कोई भी कानून होता है उसका यही प्रोसेस है, पहले लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होता है, फिर उस पर प्रेसिडेंट साइन करते हैं, तभी वो एक्ट बनता है। अदरवाइज वो बिल रहता है। कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल रहता है और जब वो तीनों जगह से अप्रूव हो जाता है तो उसे एक्ट बोल देते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 है जो हमने पढ़ा था, इसमें हर साल अमेंडमेंट्स होते हैं, तो वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू होते हैं। जो फाइनेंस एक्ट होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, स्केड्यूल होते हैं। पार्ट 1 में जो फर्स्ट स्केड्यूल का पार्ट 1 होता है उसमें ये बताया जाता है कि करंट असेसमेंट ईयर का क्या टैक्स रेट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2021 में जो फेब में आया था फाइनेंस एक्ट, उसमें असेसमेंट ईयर 21-22 के रेट बता रखे थे। पार्ट 2 जो होता है वो हमें बताता है कि टीडीएस के रेट क्या रहते हैं, और जैसे फाइनेंस एक्ट में 21 फाइनेंशियल ईयर के टीडीएस के रेट बताए होते हैं। तो टीडीएस मतलब जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी इनकम पर टैक्स रेट काटेंगे, तो वो आप तभी बताना पड़ेगा एडवांस में। जो नया साल आ रहा है, जैसे अब हम बात कर रहे हैं फेब 21 की, फेब 21 में टीडीएस जो काटा जाएगा 21-22 का वो बता दिया, तो ये नेक्स्ट ईयर का रेट अभी बता दिया फेब में। तो ये प्रीवियस ईयर क्या हो गया 21-22 और असेसमेंट ईयर क्या हो गया 22-23। तो इसका मतलब अगले साल ये, और हमारे ये जो असेसमेंट ईयर 21-22 पार्ट 1 में आया और एक तरीके से असेसमेंट ईयर 22-23 पार्ट 2 में आ गया। तो जब अगले साल के लिए दोबारा से फाइनेंस एक्ट बनेगा तो अगले साल का जो पार्ट 1 होगा वो इस साल वाला पार्ट 2 होगा, क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी 22-23 का रेट बता दिया, तो ये अगले साल पार्ट 1 बन जाएगा। पार्ट 3 में हमें बता रखा होता है कि सैलरी के लिए, एक्चुअल में सैलरी के लिए एडवांस टैक्स के रेट हमें पहले ही बताए होते हैं, तो ये हमारा वहां जाकर के बन जाता है। और पार्ट 4 में हमें एग्रीकल्चर इनकम के रिलेटेड क्या क्या रूल्स होते हैं वो हमें बताए जाते हैं। इनकम टैक्स रूल हमने पढ़े थे 1962 में, सेक्शन जब फाइनेंस एक्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था तो 1962 में इनकम टैक्स रूल्स आए थे। इन सबको जो देखता है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस देखता है, जिसे हम सीबीडीटी बोल देते हैं। ये हर साल उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जो जरूरत पड़ने पर करते रहते हैं। रूल्स होते हैं, इनके सब रूल्स होते हैं, और इसके अलावा इनको ये रूल्स और सब रूल्स से रिलेटेड एक्सप्लेनेशंस वगैरह भी देते रहते हैं, ताकि हमें पता चल पाए कि उस रूल्स को कैसे अप्लाई करना है। सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन भी इशू करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ताकि हमें कोई क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो आ जाए। कई बार कोई रूल ऐसा होता है जो हमें क्लियर नहीं हो रहा, तो उससे रिलेटेड ये सर्कुलर या नोटिफिकेशन इशू करते रहते हैं। तो सर्कुलर क्या होता है, जो सीबीडीटी टाइम टू टाइम इशू कर रहा है, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है या कोई डाउट है उसे क्लियर करने के लिए, कोई मीनिंग बताने के लिए। सर्कुलर जो इशू किए जाते हैं वो ऑफिसर या एसएससी की गाइडलाइन के लिए करे जाते हैं, गाइडेंस के लिए होता है कि एसएससी और ऑफिसर को दिक्कत आ रही है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा ये कैसे करना है, तो उसके लिए सर्कुलर इशू किया जाता है। द डिपार्टमेंट मतलब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो सर्कुलर से बाउंड होता है। वाइल सच सर्कुलर आर नॉट बाइंडिंग ऑन द एसएससी, एसएससी पर आप अप्लाई नहीं करा सकते। एसएससी के लिए केवल फायदे का है तो वो मर्जी है एसएससी की, वो सर्कुलर को मानेगा। अगर उसके एडवर्स है तो वो चाहे तो एसएससी उसे ना भी माने। बाइंडिंग नहीं है ये एसएससी के ऊपर, लेकिन नोटिफिकेशन सबको मानना होता है। नोटिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है एक्ट के प्रोविजन के लिए, और सीबीडीटी के पास भी पावर है कि वो कर सकती है। ये दोनों पर एसएससी और एसएससी
और डिपार्टमेंट दोनों पर बाइंडिंग होता है, दोनों पर एप्लीकेबल होता है, इसमें कोई मना नहीं कर सकता है। इसके अलावा होते हैं केस लॉस। सपोज इनकम टैक्स एक्ट में या रूल्स में कोई बात नहीं है, क्लैरिफाइड नहीं है, तो उस सिचुएशन में एक ही रास्ता है कोर्ट का कि भैया असेसी या डिपार्टमेंट को कोई चीज में समस्या है तो वो कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। तो केस लो बोलते हैं जो कोर्ट ने डिसीजन लिया है, उसे हम केस लो बोलते हैं। अगर मान लिया कोर्ट ने कोई डिसाइड कर दिया और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अगले साल या कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं लाए, एक्ट में चेंजेस नहीं करा, तो जो केस लो है वही हमारा पार्ट बन जाता है एक्ट का कि भैया ये केस डिसाइडेड है, तो जो डिसीजन इस केस में लिया गया वही सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो द स्टडी ऑफ केस लॉ इज एन इंपॉर्टेंट एंड अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सपोज कोई एक नियम है, उस नियम के हिसाब से आप कुछ और कह रही है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ और कह रहा है, दोनों में कंफ्यूजन हुई, दोनों कोर्ट में पहुंच गए। अब कोर्ट ने कोई डिसीजन ले लिया तो वो डिसीजन माना जाएगा अनटिल अनलेस दूसरा कोर्ट कोई और डिसीजन नहीं दे देता है। It is not possible for Parliament to conceive and provide all possible issues that may arise in the implementation of the code. एक एक चीज के बारे में वो बताएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। Here the judiciary will hear the dispute between the assessee and the department और वो वेरियस इशू पर डिसीजन देंगी। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है इंडिया का, कंट्री का, जो अगर बोलेगा तो पूरे इंडिया पर वो बात एप्लीकेबल हो जाती है। आपको पता हाई कोर्ट जो होते हैं, हर स्टेट का एक अलग हाई कोर्ट होता है, तो वो हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन जो है, एरिया है, वो उस स्टेट तक ही अप्लाई होती है कायदे से। सपोज यूपी हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो वो यूपी के लिए ही एप्लीकेबल है। हाँ, अगर कहीं और वैसा डिसीजन नहीं आया तो दूसरे कोर्ट या दूसरी जगह हम एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि मान लिया महाराष्ट्र में भी वैसा ही एक केस आया, तो ये कहा जा सकता है यूपी हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया हुआ है तो हम भी ऐसा कर रहे हैं, अनटिल अनलेस वो फिर कोर्ट में जाए और महाराष्ट्र हाई कोर्ट कुछ और डिसीजन दे। अलग अलग होंगे तो उस एरिया में अप्लाई होंगे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का तो सब पर अप्लाई हो जाता है। द डिसीजन गिवन बाय वेरियस हाई कोर्ट विल अप्लाई इन द रेस्पेक्टिव स्टेट्स इन विच हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जिस एरिया में है वहां तक वो अप्लाई होते हैं। रेट्स ऑफ टैक्सेस की बात करते हैं कि हमें हर साल पार्ट 1 और फर्स्ट स्केड्यूल में अभी अभी हमने पढ़ा था कि हमें टैक्स दिया होता है। तो असेसमेंट ईयर 21-22 का पार्ट 1 में दिया हुआ है फाइनेंस एक्ट में। पार्ट 2 में हमें बता रखा है कि टीडीएस का रेट क्या होगा। पार्ट 3 में हमें बता रखा है सैलरी के लिए क्या टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट 3 है, जो सैलरी एक्चुअल में क्या होता है, जो टीडीएस का रेट होता है ना, बाकी सब में तो ये बोला जाता है 5%, 10%, 1%। सैलरी के केस में ये बोला जाता है उसकी एक्चुअल में इनकम निकालो और उस एक्चुअल की इनकम के ऊपर टैक्स लगाओ और जो एक्चुअल टैक्स है वही टीडीएस होगा। तो इसलिए पार्ट 3 में जो हमें सैलरी के लिए टैक्स रेट दिया होता है वो असल में नेक्स्ट ईयर का होता है टैक्स रेट, तो वही अगले साल जाकर पार्ट 1 बन जाता है। अब हमारे लिए इंडिविजुअल के टैक्स रेट क्या है। असेसमेंट ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 22-23 का मतलब प्रीवियस ईयर 21-22। तो प्रीवियस ईयर 21-22 या असेसमेंट ईयर 22-23 दोनों एक ही बात है, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, हम एक ही बात कह सकते हैं। तो इंडिविजुअल चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, जिसकी एज 60 ईयर से कम है, ऑन द लास्ट डे ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर हो गया 21-22, तो लास्ट डेट हो गया 31 मार्च 22, तो 31 मार्च 22 को वो 60 साल से कम का होना चाहिए। तो उसके लिए टैक्स रेट क्या है, शुरू के 2.5 लाख रुपए। अब ये 2.5 लाख क्या है, पांचों हेड की इनकम को ऐड किया जाएगा और पांचों इनकम को ऐड करने के बाद में डिडक्शन लेस करा जाएगा और उसके बाद में निकाला जाएगा। 250 तक जैसा मैंने बोला कोई भी टैक्स नहीं है। तो अगर आपकी पांचों हेड की इनकम मिलाकर पांचों हेड में अलग अलग हेड वाइज डिडक्शन देने के बाद, पांचों हेड की इनकम मिलाने के बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U देने के बाद अगर आपकी इनकम 250 से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर 250
ये स्लैब रेट बोलते हैं। स्लैब रेट इसलिए क्योंकि अगर सपोज आपकी इनकम 3 लाख है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 लाख है तो आपको पूरी 3 लाख पे 5% का टैक्स देना है। तो 3 लाख है तो जैसा बताया पूरे 3 लाख पर 5% नहीं लगेगा, 250 तक फ्री हो जाएगा, केवल 50,000 पर 5% लगेगा। और 5 लाख से 10 लाख पर 20% और 10 लाख से ऊपर पर 30%। इसमें एक बात और है कि अगर 5 लाख रुपए तक की इनकम है तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो भी फ्री हो जाता है। तो एक तरीके से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, ठीक है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन क्या कहते हैं, उसकी एक डेफिनेशन है इनकम टैक्स एक्ट में। सीनियर सिटीजन का मतलब है कि अगर कोई 60 इयर्स का हो गया है या उससे ज्यादा का है और इंडिया का रेजिडेंट, दो बातें हैं, एक तो रेजिडेंट है और 60 इयर्स का है, तो उसे हम बोलते हैं सीनियर सिटीजन। तो उसके लिए टैक्स रेट में शुरू का 250 था ना, यहाँ 250 की जगह 3 लाख फ्री है। तो 250 की जगह उसे 3 लाख का बेनिफिट मिल रहा है, बाकी सब सेम है। यहाँ 3 लाख टू 5 लाख 5%, पहले 250 टू 5 लाख 5% था, यहाँ 3 लाख टू 5 लाख है 5%, 5 टू 10 20% और अबाउट 10 लाख 30%। अगर सुपर सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन वो है जो 80 इयर्स या उससे ज्यादा का है, इसलिए यहाँ पर सीनियर सिटीजन में बोला है कि लेस देन 80 इयर्स, क्योंकि 80 इयर्स होते ही वो सुपर सीनियर सिटीजन हो जाएगा। और उसके लिए क्योंकि बहुत बुजुर्ग आदमी है और उसकी इनकम है और जनरली ये पेंशन वगैरह के थ्रू ही होती है, भाई 80 साल से ऊपर की इनकम या तो पेंशन है या कोई इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है उसको, तो बहुत बूढ़ा इंसान है, उसकी दवाइयां और इन सब पे खर्चा हो रहा है, तो उसको शुरू के 5 लाख तक फ्री दे दिया, तो 5 लाख तक फ्री हो गया। क्योंकि अब 5 जो 3 to 5 था वो 5% वाली स्लैब का कोई सेंस ही नहीं है, तो वो हट गई। 5 to 10 20% और अबाउट 10 30%, ये बाकी सबके लिए सेम है। सरचार्ज होता है टैक्स के ऊपर टैक्स, तो ये कब लगेगा, जब आपकी इनकम ज्यादा है। तो अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो उस पर इनकम टैक्स के ऊपर और इनकम टैक्स लगेगा, जिसे सरचार्ज बोलते हैं। 50 लाख से ऊपर की इनकम पर 10% और 1 करोड़ से ऊपर की इनकम पर 15%। और जो भी सरचार्ज अगर है 50 लाख से ऊपर की इनकम है तो सरचार्ज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जो भी इनकम टैक्स आएगा उसके ऊपर एक और टैक्स लगेगा, जिसे HEC मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोल देते हैं, ये 4% है। नोट है, स्पेशल नोट, ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, उसको रिबेट मिलेगा। रिबेट बोलते हैं जो टैक्स में से छूट मिलती है, डिडक्शन बोलते हैं जो इनकम में से छूट मिलती है। इनकम में से जो छूट मिलती है उसे डिडक्शन बोलते हैं, टैक्स में से जो छूट मिलती है उसे रिबेट बोलते हैं। तो रिबेट मिलेगी सेक्शन 87A में, ये सेक्शन आपको याद रखना है। सेक्शन 87A में रिबेट मिलेगी अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, और ये ज्यादा से 100% जो भी टैक्स है उसका 100% बिफोर सेस, जो ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है 4%, उसे लगाने से पहले हमें ये डिडक्शन रिबेट देना है, और ये ज्यादा से ज्यादा 12,500 रुपए मिलेगी। इसका मतलब आपका जो अमाउंट है 100% टैक्स का या 12,500 जो भी कम है उतना अमाउंट आपको रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे मिलेगा आपको। हम ये 87A की रिबेट देख रहे हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए जिसकी एज 60 ईयर से कम है। सपोज उसकी इनकम है 270, तो हमें पता है 270 के 2 पार्ट कर देते हैं, 250 तक नील और 250 से ऊपर 20,000 हो गया, इस पर 5% 1,000 का टैक्स बैठ गया। सरचार्ज कुछ है नहीं क्योंकि 50 लाख से कम इनकम है। एजुकेशन सेस से पहले 87A की रिबेट मिलेगी, तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A ये होगी 100% टैक्स या 12,500 जो भी कम हो, तो 1,000 या 12,500 में से कम क्या है 1,000, तो 1,000 की रिबेट मिल गई, टैक्स हो गया 0। अब क्योंकि टैक्स 0 हो गया तो सेस भी 0 हो गया, तो यहां पर हमारी रिबेट 1,000 की मिल गई, टैक्स और सेस 0 हो गया। ऐसी 360, अगर हम 360 पर कैलकुलेट करेंगे 3,60,000, इसमें से 250 तक नील हो गया, इसके ऊपर हो गया 1,10,000, इस पर 5% हो गया 5,500,
तो 12,500 या 5,500 जो भी कम हो, तो 5,500 की रिबेट मिल गई 87A में, यहां पर भी नील हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं 490 के लिए। 490 2,50,000 नील हो गया, बचा 240, 240 पर 5%, तो 2,40,000 का 5% हो गया 12,000, तो 12,000 या 12,500 जो भी कम हो, ये रिबेट मिलेगी 87A में, तो 12,000 की रिबेट मिल गई, तो यहाँ टैक्स जीरो हो गया। अगेन अब हम बात करते हैं, अगर हमारी इनकम है 12 लाख, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो 12 लाख की इनकम है तो रिबेट तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि रिबेट के लिए कंडीशन है हमारी इनकम अप टू 5 लाख होनी चाहिए, तो रिबेट तो मिलेगी नहीं। तो इसमें क्या हो गया, अप टू 2,50,000 नील है, फिर है 250 टू 5 लाख, तो हम ये कह सकते हैं नेक्स्ट 250 है ना, इस पे 5% का टैक्स होता है, तो 12,500 हो गया। इसीलिए बोला गया कि 5 लाख तक की इनकम पर 12,500 रुपए से ज्यादा का रिबेट नहीं मिलेगा, वो इसीलिए बोला 12,500। अब हमारी बाकी बची हुई इनकम हो गई 5 लाख से 10 लाख के बीच में, हम बोल सकते हैं नेक्स्ट 5 लाख, इस पे 20% 20% का टैक्स है, तो 1 लाख का टैक्स हो गया, है ना। तो अब हम ये भी कह सकते हैं, अगर 10 लाख से ऊपर की इनकम होगी तो हम हर बार टैक्स 10 लाख तक का ये नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम याद कर लेते हैं। क्या याद कर लेते हैं, हमें पता है कि 2.5 लाख से 5 लाख पर 12,500 का टैक्स ही आएगा, 5 से 10 लाख पर 1 लाख का टैक्स ही आएगा। तो हम याद कर लेते हैं कि 10 लाख की इनकम पर अगर लेस देन 60 ईयर्स की एज है इंडिविजुअल की, तो हमें पता है हमारा टैक्स 12,500 और 112,500 होता है, ये याद कर लेते हैं। इससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा कि हमें पता है कि भैया 12 लाख में से 10 लाख पे तो 1,12,500 हो गया, अब बचा 2 लाख रुपए, 2 लाख पर 30% लगेगा 60,000, तो टैक्स हो गया 172,500। और इसके ऊपर सरचार्ज तो है नहीं क्योंकि 50 लाख से ऊपर नहीं है, लेकिन 4% का सेस है, तो इस पे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा देते हैं। 172,500 का 4% 6,900 रुपीज, ये हमने ऐड कर दिया, तो 179,400 का टैक्स आ गया हमारा। कोई रिबेट 87A में नहीं मिलेगी, रीजन बीइंग कि यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा की इनकम है, 5 लाख रुपए तक की इनकम होती है तभी आप रिबेट अंडर सेक्शन 87A के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आपके कोर्स में मेनली तो इंडिविजुअल का रहता है। इंट्रोडक्शन के लिए मैं बाकी सारी चीजें बता देता हूँ। पार्टनरशिप फर्म पर फ्लैट टैक्स रेट 30% है, मतलब स्लैब नहीं है। सरचार्ज होगा 1 करोड़ से ऊपर इनकम पे 12%, और ये सेस सबके लिए है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% सबके लिए है। कंपनीज के लिए जो टैक्स रेट है, अगर कंपनी ऐसी है जिसका प्रीवियस ईयर 1920 में 400 करोड़ रुपए से कम की रिसीट या सेल थी, तो उनको 25% टैक्स देना है, बाकी के केस में 30% का टैक्स देना है। उसमें भी हमारे अलग अलग सेक्शन है, जैसे कि 115 BAA में आप 22% का ऑप्शन ले सकते हो। उनके लिए इन्हें बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं, डिटेल्ड डिस्कशन है जो हमें जरूरत पड़ेगी तो हम बाद में करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और डोमेस्टिक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग में है, जिनका रजिस्ट्रेशन 11019 या उसके बाद में, और जिन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग 31 मार्च 2023 या उससे पहले शुरू कर दी है, और सेक्शन 115 BAB में उनके पास 15% का ऑप्शन होता है टैक्स देने का। ये कुछ नए टैक्स रेट आए थे, लेकिन इतना ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए जो बेसिक है वो हमें याद रखना है कि भैया 400 करोड़ या उससे कम है 1920 प्रीवियस ईयर में तो 25%, नहीं तो 30%। ठीक है। और फॉरेन कंपनीज के लिए टैक्स रेट 40% होता है। इनके सरचार्ज के रेट हमें बता रखे हैं, इतना ज्यादा टेंशन लेने की इस पर जरूरत नहीं है। हाँ, इंडिविजुअल HUF के लिए 115 BAC में एक ऑप्शन होता है, वो चाहे तो अपनी इनकम पर जो अभी हमने स्लैब रेट पढ़ा, वो स्लैब रेट की जगह आप सस्ता और टैक्स दे सकते हो। हमने स्लैब रेट पढ़ा अप टू 250
250 से 5 हमने पढ़ा 5%, 5 to 10 पढ़ा था हमने 20%, लेकिन यहाँ है 5 to 750 10, 750 to 10 lakh 15%, 10 to 1250 20, 1250 to 15 25 और 15 lakh एंड अबाउट 30%। तो ये टैक्स रेट बहुत कम है, लेकिन इनके लिए बहुत सारे बलिदान देने पड़ते हैं, आपको बहुत सारी डिडक्शन को छोड़ना पड़ता है। तो आपके पास ऑप्शन होता है, आपको क्या करना है, आप इनकम निकालिए उन सब डिडक्शन को लेने के बाद उस नॉर्मल टैक्स रेट से, या उन सब डिडक्शन को छोड़कर इस टैक्स रेट से जो आपके लिए फायदेमंद है आप वो चूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एओपी बीओआई एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का टैक्स रेट क्या है। तो ये टैक्स रेट वही है जो हमने इंडिविजुअल के लिए देखा था, सब कुछ वही है। हाँ, ये हेड ऑफ द फैमिली एचयूएफ में कर्ता को हम देखते हैं कि वो 60 साल से कम है या नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के टैक्स रेट थोड़े अलग हैं, इसका टैक्स रेट काफी हाई है। लोकल अथॉरिटी का टैक्स रेट हमें अलग बता रखा है। तो ये बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेनली हमें इंडिविजुअल का टैक्स रेट याद रखना होता है। आप सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है हम लोगों को। तो कंपनी के लिए या जिनको ऑडिट वगैरह कराना है, पार्टनरशिप फर्म वगैरह है, तो उनके लिए 31 अक्टूबर है। बाकी नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई होता है असेसमेंट ईयर का, ऑफ असेसमेंट ईयर, क्योंकि असेसमेंट ईयर में तो आईटीआर फाइल करेंगे, बताएंगे कि हमारी कितनी इनकम हुई है। कुछ अलग टैक्स रेट होते हैं जो हमारे पास अलग अलग चैप्टर में हम सीखेंगे, वहां पर मेनली सीखना है। अभी आप देखेंगे भी तो आपको बहुत ज्यादा याद रहने वाला है नहीं, फिर भी हम थोड़ा ऊपर ऊपर से नजर डाल लेते हैं। जैसे कैपिटल गेन के चैप्टर में अब आप पहली बार अगर टैक्स पढ़ रहे हैं तो आपको यही नहीं पता होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, तो पढ़ेंगे हम वहीं पर ही। वैसे अलग अलग टैक्स रेट हैं कुछ सेक्शन 112 में, 112A में, तो ये हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। अभी आप इसे देखेंगे भी तो बहुत ज्यादा आपको समझ में आने वाला नहीं है। हाँ, इसमें ये समझ में आ जाएगा लॉटरी वगैरह की इनकम होती है तो उस पर 30% का टैक्स रेट होता है, और अगर अनएक्सप्लेन्ड इनकम होती है जो हमने थोड़ा सा पढ़ा था तो उस पर 60%, बहुत हाई रेट है। अगर आप पे रेट पड़ी तो आप पर 60% का टैक्स रेट लगेगा, उसके ऊपर पेनल्टी वगैरह अलग है, इंटरेस्ट अलग है, तो ये काफी हैवी टैक्स रेट बैठता है। तो ध्यान रखना होता है कि ये लगभग 70% के आसपास या उसके ऊपर भी पहुंच जाता है सारी चीजें मिलाकर। तो ये था बेसिक इनकम टैक्स जो हमने पढ़ा, बहुत बेसिक। अभी आपको कुछ भी नहीं पता है तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेने की कोशिश करी है। नेक्स्ट चैप्टर में हम रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे ताकि हमें और पता चल पाए थोड़ा सा। वैसे तो इनकम टैक्स को मजा तब आता है जब हम सारे के सारे हेड पढ़ लेते हैं, सारी डिडक्शन सब कुछ पढ़ लेते हैं, तो हमें पता चलता है। यहाँ पर तो अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही ले रहे हैं ताकि हमें पता चले कि बेसिक आइडिया क्या है, जो कई बार इतना ज्यादा बस इतना है कि अभी आपको ये पता चल जाए क्या एसएससी होता है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या होता है, टैक्स रेट क्या होते हैं और 5 हेड क्या क्या होते हैं, बस इतना इस चैप्टर में पता चल जाए तो काफी है।